गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे एक पोएम जिसका नाम है द ऑर्फन गर्ल और ये लिखी गई है HLV डेरोजियो द्वारा। तो आइए सबसे पहले हम इसके पोएट के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस, जो हेनरी हैं वो एक इंडियन पोएट हैं, पर आपको इनके नाम से ऐसा लग रहा होगा कि ये इंडियन नहीं है, पर जो इनके फादर हैं वो एक्चुअली में इंडिया के थे और जो इनकी मदर थी वो एक इंग्लिश वुमेन थी। और दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ये कैलकटा से हैं। तो आइए अब हम इस पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि HLV ने ऐसी पोएम क्यों लिखी है। गाइस, इस पोएम से जो डेरोजियो हैं वो हमें ये बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं वो कितना ज़्यादा ब्रूटल होता है। तो इस पोएम में उन्होंने एक यंग ऑर्फन गर्ल को अपनी मेन फिगर रखा है और वो थोड़ा बहुत कंसर्न है उसके फ्यूचर को लेके। अब गाइस, इस जो पोएम में ऑर्फन गर्ल है उसे ऑर्फन गर्ल इसलिए बोला गया है क्योंकि उनके जो फादर हैं और उनके जो मदर हैं उन दोनों की ही डेथ हो चुकी है। उनके फादर की तो वॉर में जाने की वजह से डेथ हो जाती है और जो उनकी मदर है वो अपने हस्बैंड की डेथ को झेल नहीं पाती, इस वजह से वो मर जाती है। और यही रीज़न होता है कि जो ऑर्फन गर्ल है वो अकेली रह जाती है इस वर्ल्ड में। तो चलिए अब हम इस पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं। हर हेयर वॉज ब्लैक एज अ रेवन्स विंग, हर चीक द ट्यूलिप्स ह्यू डिड वियर। इसमें जो फर्स्ट लाइन है उसमें हमें बोला गया है कि जो ऑर्फन गर्ल है उसके बाल, हर हेयर मतलब ऑर्फन गर्ल के बाल वॉज ब्लैक एज रेवन्स विंग, कि जो उसके बाल हैं वो एकदम काले हैं। किसकी तरह? रेवन के विंग की तरह। रेवन जो है वो एक क्रो जैसा होता है, उसी के तरह का एक बर्ड है। तो इसीलिए बोला गया है कि उसके जो बाल हैं वो बिल्कुल ब्लैक हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें उसका डिस्क्रिप्शन दिखाया जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे उसके चीक के बारे में बताते हैं। हर चीक द ट्यूलिप्स ह्यू डिड वियर, उसके चीक हैं वो बिल्कुल ट्यूलिप की ह्यू की तरह, मतलब उसके जो चीक हैं वो रेड कलर का, उनमें ब्लश है काफ़ी सारा। हर वॉइस वॉज सॉफ्ट एज वेन नाइट विंड्स सिंग, हर ब्रॉज वॉज अ मून बीम फेयर। यहाँ पर बोला गया है उनकी वॉइस के बारे में कि वो इतनी सॉफ्ट है, इतनी प्यारी है, जैसे कि रात की हवा होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा शांत होती है और कानों में मतलब हमें ऐसा चुभती नहीं है, बहुत सॉफ्ट आवाज़ होती है। और नेक्स्ट लाइन में उनके हेड के बारे में बताया गया है कि जो ऑर्फन गर्ल है उनका हेड जो है वो बिल्कुल एकदम मतलब ब्राइट कर रहा है, जैसे कि जो मून की लाइट होती है वैसे वो ब्राइट करती है, उसी तरह उनका हेड भी ब्राइट या शाइन कर रहा है। अब नेक्स्ट लाइन है, हर सायर हैड जॉइन द वेव ऑफ विंड, द बैटल शॉक, द शाउट एंड स्कार, ही न्यू एंड गेन्ड अ ग्लोरियस ग्रेव, सच इज द गार्डन ऑफ द ब्रेव। अब इन लाइन्स में जो है हमें बताया गया है कि जो गर्ल है उनके जो फादर है वो वॉर पे गए थे, उन्होंने वॉर लड़ी थी या फिर आप कह सकते हैं कि बैटल लड़ी थी बहुत ही बहादुरी से, बट एंड में वो बैटल में अपनी लाइफ को खो देते हैं। और साथ ही साथ पोएट हमें ये भी बताते हैं कि जब वो अपने आप को या अपनी लाइफ को उस बैटल में खो देते हैं तो यही उनका रिवॉर्ड होता है उनकी ब्रेवरी का। तो यहाँ पे जो वर्ड है सायर, मतलब उनके फादर को बोला गया है कि हर सायर हैड जॉइन द वेक ऑफ द वॉर, कि जब वॉर हुआ, जब वॉर बढ़ा या होने लगा उस टाइम पे उनके फादर ने उसको ज्वाइन करा। द बैटल शॉक, उन्होंने बैटल के शॉक को सहा। द शाउट्स एंड द स्कार, जो भी सब आपको पता है लड़ाई के दौरान होता है। ही न्यू, उन्हें पता था कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। एंड गेन्ड अ ग्लोरियस ग्रेव, और इसी वजह से उनको एक बहुत ही सुंदर ग्रेव मिलती है, क्योंकि यही एक रिवॉर्ड होता है जो बैटल में चले जाते हैं उनके लिए। तो इसीलिए लास्ट में लिखा है सच इज़ द गार्डन, मतलब कि रिवॉर्ड ऑफ द ब्रेव। अब आगे की लाइंस में लिखा है, हर एंग्विश्ड मदर सफरिंग हार्ट कुड नॉट एंड्योर अ विडोज पार्ट,
She sunk beneath her soul's distress and left her infant parentless. अब यहाँ पर उनकी मदर के बारे में बताया गया है। सबसे पहला पार्ट था हमें उनका डिस्क्रिप्शन, दूसरा पार्ट आया उनके फादर के बारे में, अब जो थर्ड पार्ट है वो उनकी मदर के बारे में है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो उनकी मदर है वो इस सारे पेन को, कि मतलब उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, इसको झेल नहीं पाई और इसी वजह से वो मर जाती हैं। अब क्या होता है कि जब वो मर जाती हैं तो उनके हस्बैंड की तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, इसी वजह से जो उनकी बेटी है वो अकेली रह जाती है इस वर्ल्ड में। इसीलिए यहाँ पर लिखा है हर एंग्विश्ड मदर्स सफरिंग हार्ट, की जो उनकी एंग्विश मदर, इनकी जो ऑर्फन गर्ल है इनकी मदर को बोला गया है जिन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो उनका हार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहा था इस पेन से। कुड नॉट एंड्योर अ विडोज़ पार्ट, मतलब कि जो उनको एक पार्ट प्ले करना चाहिए था अपनी लाइफ में, या रोल प्ले करना चाहिए था किसका, विडो का, वो एंड्योर या फिर प्ले नहीं कर पाती हैं। शी संक बीनीथ हर सोल्स डिस्ट्रेस, अब वो जो है संक मतलब डूब जाना, तो वो अपनी जो आत्मा है उसके डिस्ट्रेस मतलब इतने दबाव के नीचे वो बह जाती हैं या डूब जाती हैं उसमें। एंड लेफ्ट हर इन्फेंट पेरेंटलेस, और इसी वजह से डूब जाती हैं यहाँ पर उसका मतलब है कि वो मर जाती हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि जो उनका इन्फेंट है, जो उनका बच्चा है, वो पेरेंटलेस रह जाता है, मतलब कि बिना किसी पेरेंट के। आगे की लाइन में बोला गया है शी हैथ नो फ्रेंड ऑन दिस कोल्ड ब्लीक अर्थ टू गिव हर अ शेल्टर, अ होम एंड अ हार्ट। थ्रू लाइफ्स ड्रीरी डेजर्ट अलोन शी मस्ट वेंड, फॉर अलास द wretched हैव नेवर अ फ्रेंड। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जब उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो जो ऑर्फन गर्ल है वो इस वर्ल्ड में पूरी अकेली रहती है, इस बेकार सी पैथेटिक सी सिचुएशन में, जहाँ पर कि उनके पास कोई घर नहीं है और वो खुद को प्रोटेक्टेड फील कर पाएँ। जो पोएट है वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड है ऑर्फन गर्ल को लेकर, और वो चाहते हैं कि जो वर्ल्ड है उससे उस ऑर्फन गर्ल को वो प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वर्ल्ड कितना क्रूअल है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है शी हैथ नो फ्रेंड ऑन दिस कोल्ड ब्लीक अर्थ, इस कोल्ड ब्लीक अर्थ पे उनका कोई फ्रेंड नहीं है। यहाँ पे जो हैथ लिखा है HATH, इसका एग्जैक्टली मीनिंग है हैज़ और हैड। तो शी हैड नो फ्रेंड्स ऑन दिस कोल्ड ब्लीक अर्थ, किस लिए नहीं है कि कोई उसको शेल्टर दे पाए, घर दे पाए, और इसी वजह से वो इस ड्रेरी डेजर्ट में बिल्कुल अकेली है। और फॉर अलास हम सबको पता है किस लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली एक अनहैप्पीनेस या फिर पिटी सिचुएशन को दिखाने के लिए। तो इसीलिए पोएट इस वर्ड्स को, दो वर्ड्स को यूज़ करते हैं एक साथ और एक्सक्लेमेशन साइन के साथ, उसके बाद बोलते हैं द wretched हैड नेवर अ फ्रेंड। तो उनको पता है कि इसके कोई दोस्त नहीं है और वो चाहते हैं कि वो खुद ही इस ऑर्फन गर्ल को प्रोटेक्ट कर सकें। एंड शुड शी स्ट्रे फ्रॉम वर्च्यूज़ वे एंड द वर्ल्ड विल स्क्रॉन एंड इट्स स्क्रॉन कैन स्ले। तो यहाँ पर पोएट जो है हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अब अगर इस लड़की को अपनी लाइफ में कुछ करना है तो इसे इधर उधर भटकना पड़ेगा। अब इसी की वजह से क्या होगा कि जब ये इधर उधर जाएगी, दूसरी चीज़ों को देखेगी, तो उसकी वजह से जो वर्ल्ड है विल स्क्रॉन एंड इट्स स्क्रॉन कैन स्ले। तो वर्ल्ड जो है इसे बहुत ही गंदी नज़र से देखेगा, या फिर आप लोगों को पता है कि उस टाइम पे जो वुमेन थी उनको इन्फीरियर माना जाता था, तो जो वर्ल्ड है वो उन्हें दबाएगा। एंड इट्स क्रॉन कैन स्ले, तो इसी वजह से जब ये सब होगा उनके साथ तो इस ऑर्फन गर्ल से ये सब कुछ बियर नहीं हो पाएगा। Shame hath enough to bring the breast with the weight of sorrow and guilt oppressed. But oh, this coldly cruel to bound the bosom whose blood must gush unbound. No tear is so bright as the tear that flows for hearing woman unpitied woes. इन लाइन्स में जो शेम जो है वर्ड, इनसे हमें बताया गया है
कि अगेन एक अनहैप्पीनेस दिखाई गई है पोएट की, और वो बोल रहे हैं कि जब ये सब कुछ वर्ल्ड उनके साथ करेगा, जो कि एक ऐसी गर्ल है जो कि अभी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो उस वजह से उनकी जो ब्रेस्ट है वो इतने सब सौरों या गिल्ट को सह नहीं पाएगी, और वो अपने आप को कैसा फील करेंगी, ऑप्रेस्ड। अब यहाँ पर जो वर्ड्स हैं, बट ओ दिस कोल्डली क्रूअल टू वाउंड, मतलब कि अगेन जो पोएट है वो अनहैप्पीनेस को दिखा रहे हैं और हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो क्रूअल वर्ल्ड है, कोल्डली क्रूअल मतलब जो ये क्रूअल वर्ल्ड है वो क्या करेगा, इस जो लड़की है उस पर बहुत सारे अपने वाउंड छोड़ देगा। द बॉजम हुज ब्लड मस्ट गश अनबाउंड। यहाँ पे जो द बॉजम है वो हमें ब्रेस्ट के लिए ही बोला गया है, जिसको कि ये सारे वाउंड्स जो हैं वो सहने पड़ रहे हैं। नो टीयर इज सो ब्राइट एज द टीयर दैट फ्लोज फॉर हियरिंग वुमेन अनपिटीड वॉज। यहाँ पर हमें बताया गया है कि अब ये सब जो सोसाइटी उसके साथ कर रही है, जो भी अपनी क्रूएलिटीज़ दिखा रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि उनके आंसू आएंगे। यहाँ पर दो चीज़ें बोली गई हैं कि जब वर्ल्ड जो है अपनी क्रूएलिटी दिखाएगा तो उसकी वजह से पहला क्या होगा, द बोजम हुज ब्लड मस्ट गश अनबाउंड, कि जो उनका बोजम है वहाँ से अनबाउंड मतलब जिसको हम नाप नहीं सकते, जिसकी कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इतना खून बहेगा। और दूसरी चीज़, नो टीयर इज़ सो ब्राइट एज द टीयर दैट फ्लोज, तो कोई और आंसू इतना ब्राइट नहीं होगा कि मतलब इतना ज़्यादा नहीं विजिबल होगा जितना कि इनके टीयर विजिबल होंगे। अब इन सब का दोष, जो भी वो रो रही हैं या उनके बॉजम में से जो खून आ रहा है, वो किसके ऊपर जाएगा, सोसाइटी के ऊपर। अब लास्ट की 2 लाइन्स में पोएट बोलते हैं, एंड ब्लेस्ड बी फॉर एवर हिज ऑनर्ड नेम हु शेल्टर्स एन ऑर्फन फ्रॉम सॉरो एंड शेम। अब यहाँ पर जो पोएट है वो बोलना चाह रहे हैं, ब्लेस्ड मतलब ब्लेसिंग्स, जो आपको पता ही है। तो पोएट कहते हैं कि वो इंसान जो इस ऑर्फन गर्ल को शेल्टर देगा या फिर मतलब प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा, वो क्या हो जाए, उसका जो नेम है वो हमेशा के लिए, उसका जो भी ऑनर्ड नेम जो है, रिस्पेक्टेड नेम जैसे हम बोलते हैं, वो ब्लेस हो जाए हमेशा के लिए। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो पोएट है वो चाहते हैं कि कोई इस ऑर्फन गर्ल की हेल्प करे, और उनके लिए वो खुद ये प्रे करते हैं कि जो इनकी हेल्प करेगा वो हमेशा के लिए उनका नाम जो है वो ब्लेस हो जाएगा। इसी नोट पे हमारी जो पोएम है वो ख़त्म हो जाती है। तो आई होप गाइज़ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।